1857 चर्बी वाले कारतूसों की एक अफवाह और भड़क उठी विद्रोह की ज्वाला। मंगल पांडे का हल्ला बोल। दिल्ली चलो। सिपाहियों ने बूढ़े बहादुर शाह जफर को बनाया हिंदुस्तान का शहंशाह। रानी लक्ष्मीबाई की गरज, मेरी झांसी नहीं दूंगी। गांव-गांव घूमती रोटियां, छावनियों में कमल के फूल। क्या ये थे बगावत के खुफिया पैगाम? कंपनी राज खत्म, सीधा लंदन से हुकूमत शुरू। क्या ये सिर्फ एक सिपाही गदर था या आजादी की पहली जंग? नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज उस तूफानी साल यानी 1857 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हाँ, वो घटना जिसे सिपाही विद्रोह, गदर या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कई नामों से जाना जाता है। और ये वो घटना थी जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की कह सकते हैं जड़ें हिला दी। बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोत हैं उस दौर के, दस्तावेज भी, बात के विश्लेषण भी, जो इस पूरी उथल-पुथल को अलग-अलग नजरों से देखते हैं। और हमारा काम है इन सब में से जरूरी जानकारी निकालना और एक साफ तस्वीर आप सबके सामने रखना। सही कहा। तो बात शुरू करते हैं उस चिंगारी से जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी, एनफील्ड राइफल और उसके नए कारतूस। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूस। कहा गया कि इन कारतूसों को दांत से काटकर राइफल में भरना पड़ता था और उन पर लगी चर्बी गाय और सुअर की है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। तो क्या ये सिर्फ यही एक वजह थी इतने बड़े विद्रोह की, या ये बस एक ट्रिगर था? नहीं, ये कारतूस तो कह सकते हैं सिर्फ एक तात्कालिक ट्रिगर थे। जमीन तो बहुत पहले से तैयार हो रही थी। अच्छा, कैसे? देखिए, राजनीतिक कारण साफ थे। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति को ही लीजिए। हाँ, वो जिसके तहत वारिस न होने पर राज्य हड़प लेते थे। जी, इसके तहत अंग्रेजों ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसे कई राज्यों को ये कहकर कब्जा ले लिया कि उनके राजाओं का कोई प्राकृतिक पुरुष वारिस नहीं है। ये तो सीधे सीधे भारतीय रजवाड़ों के अधिकार और सम्मान पर हमला था। बिल्कुल। और 1856 में अवध का विलय, वो तो अंग्रेजों का वफादार सहयोगी माना जाता था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवध को कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। कुशासन का बहाना? जी, नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। इससे न सिर्फ नवाब और उनका दरबार बल्कि हजारों सैनिक, अधिकारी, ताल्लुकदार जो नवाब की नौकरी में थे वो सब नाराज हो गए। मतलब एक वफादार राज्य रातों रात असंतोष का गढ़ बन गया। सही कहा। फिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान देखिए। हाँ, उन्हें लाल किले तक सीमित कर दिया गया था। शक्तियां छीन ली, महज 1 लाख रुपए की पेंशन पर आश्रित कर दिया। अंग्रेजों ने तो ये भी तय कर लिया था कि जफर के बाद बादशाह का खिताब ही खत्म कर दिया जाएगा और शाही परिवार को लाल किला छोड़ना होगा। और भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखना, ये सब भी तो था। बिल्कुल, ये सब मिलकर गुस्सा बढ़ा रहे थे। यानी राजनीतिक तौर पर भारतीय शासक वर्ग और सैनिक दोनों ही ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और आर्थिक मोर्चे पर क्या हो रहा था? वो धन की निकासी वाली बात। वो तो और भी बड़ी कहानी है। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। हाँ, शासक बन गई। और उन्होंने भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था को अपने फायदे के लिए बदल दिया। जैसे? जमीन पर भारी टैक्स लगाए गए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, मध्य भारत में महालवाड़ी, दक्षिण में रैयतवाड़ी। नाम अलग अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही था। किसानों की कमर टूट गई, जमीनें साहूकारों के हाथ जाने लगी। और भारत के अपने उद्योग धंधों का क्या हुआ? हमारे कपड़े तो दुनिया भर में मशहूर थे। उन्हें तो एक तरह से व्यवस्थागत तरीके से तबाह किया गया। कैसे? ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर भारी आयात शुल्क लगाया गया ताकि वे मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते कपड़ों का मुकाबला न कर सकें। अच्छा, और ब्रिटिश माल? ब्रिटिश माल भारत में लगभग बिना किसी शुल्क के आने लगा। नतीजा, भारत के बुनकर कारीगर बेरोजगार हो गए। तो भारत जो कपड़ा बेचता था वो आप खरीदने लगा। बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी जैसे चिंतकों ने बाद में हिसाब लगाया कि भारत पर टैक्स का बोझ, मतलब आय के प्रतिशत के रूप में, इंग्लैंड से कहीं ज्यादा था। और ये पैसा भारत में नहीं रहता था? नहीं, ये अंग्रेज अफसरों की तनख्वाह, पेंशन, फौजी खर्च, कर्जों के ब्याज और ब्रिटिश कंपनियों के मुनाफे के तौर पर इंग्लैंड चला जाता था। इसी को धन की निकासी कहा गया। मतलब राजनीतिक अपमान और आर्थिक शोषण दोनों साथ साथ। और सामाजिक धार्मिक माहौल कैसा था उस वक्त? उसमें भी तनाव कम नहीं था। अंग्रेजों का नस्लीय बर्ताव भारतीयों को बहुत चुभता था। वो खुद को श्रेष्ठ समझते थे। हाँ, और भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। क्लबों, ट्रेनों, सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव आम बात थी। और धर्म, ईसाई मिशनरियों की बात भी आती है। जी, उनकी गतिविधियां भी बढ़ रही थी, जिससे लोगों में धर्म परिवर्तन का डर फैल रहा था।
लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी तो किए थे, जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना। हाँ, सुधार किए गए, लेकिन कई रूढ़िवादी भारतीयों ने इन्हें अपनी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर हमला माना। उन्हें लगा कि अंग्रेज उनके रीति रिवाजों को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, हिंदू उत्तराधिकार कानून में बदलाव, जिससे धर्म बदलने वाले भी पैतृक संपत्ति में हकदार बने रहें, इन सब ने पंडितों और मौलवियों को भी नाराज किया, जिनका पुरानी व्यवस्था में काफी प्रभाव था। हाँ, वो बैरकपुर वाली एक तस्वीर का जिक्र आता है जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर भारतीय सिपाहियों पर रौब जमा रहा है। जी हाँ, वो उस समय के तनाव का प्रतीक है। और सेना के अंदर सिपाही, जो कंपनी की ताकत की रीढ़ थे, उनके मन में क्या चल रहा था? सेना के अंदर गुस्सा शायद सबसे ज्यादा था। भारतीय सिपाही संख्या में देखें तो 87% से ज्यादा थे। लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। बहुत ज्यादा। वेतन, प्रमोशन, सुविधाओं में कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं जा सकता था। और धार्मिक मामलों में उन्हें अपने धार्मिक चिन्ह पहनने या रीति रिवाज मानने पर भी टोका टाकी होती थी। और फिर कुछ अंग्रेज अफसर, जैसे 34वीं रेजिमेंट के कर्नल व्हीलर, वो तो खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। कैप्टन हॉलिडे की पत्नी बाइबल बांटती थी, ऐसा भी सुना है। हाँ, इससे सिपाहियों का शक और पक्का हो गया कि सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। चर्बी वाले कारतूस इसी शक की आग में घी का काम कर गए। और यहीं से कहानी पहुंचती है 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी और मंगल पांडे तक। हाँ, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही कारतूस विवाद से गुस्से में थे। उन्होंने अपने साथियों को विद्रोह के लिए उकसाया और फिर अफसरों पर हमला कर दिया। जी, जब अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन उन्हें रोकने आए तो पांडे ने उन पर हमला कर दिया। बॉग का घोड़ा घायल हुआ, ह्यूसन जख्मी हुए। पकड़े जाने से पहले उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी। हाँ, पर नाकाम रहे। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। कहते हैं उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, सारी जिम्मेदारी खुद ली। बिल्कुल। इससे वो सिपाहियों के बीच एक हीरो, एक शहीद बन गए। और उनकी फांसी के बाद माहौल और बिगड़ा। जिन रेजिमेंटों ने नए कारतूसों का विरोध किया था, जैसे बैरहामपुर की 19वीं और बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, उन्हें भंग कर दिया गया। इससे तो सिपाहियों में और गुस्सा और डर फैला होगा। हाँ, असुरक्षा और बगावत की भावना और फैली। और फिर आया 10 मई 1857 मेरठ। यहाँ क्या हुआ जो बात इतनी बढ़ गई? मेरठ में चिंगारी शोला बन गई। वहां तीसरी बंगाल लाइट कैवल्ट्री के 85 सिपाहियों ने परेड पर नए कारतूस लेने से मना कर दिया था। अच्छा। उन्हें कोर्ट मार्शल करके लंबी सजाएं सुनाई गईं और सबके सामने बेइज्जत किया गया, बेड़ियां पहनाई गईं। ये अपमान बाकी सिपाहियों से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं हुआ। अगले ही दिन 10 मई की शाम मेरठ छावनी में विद्रोह भड़क उठा। उन्होंने क्या किया? सिपाहियों ने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया। अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों पर हमला किया, उनके बंगले जला दिए, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया। और सबसे अहम बात, उन्होंने दिल्ली जाने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी। हाँ, ये एक सोची समझी कार्रवाई लगती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ अंधा गुस्सा नहीं था, इसमें कुछ हद तक योजना भी थी। और फिर वो दिल्ली चल पड़े। हाँ, सिपाहियों का एक बड़ा जत्था उसी रात दिल्ली की तरफ कूच कर गया। उनका इरादा साफ था, मुगल बादशाह से नेतृत्व हासिल करना और विद्रोह को एक राजनीतिक दिशा देना। 11 मई को ये सिपाही दिल्ली पहुंचे और लाल किले पर दस्तक दी। लेकिन 82 साल के बहादुर शाह जफर, वो तो खुद अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे थे। क्या वो इस तूफान का नेतृत्व करने को तैयार थे? बिल्कुल नहीं। वो हैरान थे, डरे हुए थे, हिचकिचा रहे थे। उन्हें अपनी पेंशन की चिंता थी। हाँ, और सुरक्षा की भी। उनके करीबी हकीम एहसानुल्लाह खान ने बाद में गवाही दी कि जफर शुरू में गुप्त रूप से अंग्रेजों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान और पेंशन की गारंटी चाहते थे। लेकिन जब विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और नेतृत्व की मांग की, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा। अनिच्छा से ही सही, उन्होंने हामी भर दी और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। जी हाँ, इससे विद्रोह को एक चेहरा मिला, एक प्रतीक। एक तस्वीर में दिखाया भी गया है कि कैसे जफर ब्रिटिश सैनिकों का सामना कर रहे हैं, जो उस समय के टकराव को दर्शाता है। जफर के नाम ने क्या असर डाला? क्या दूसरे शासक भी साथ आए उनके आह्वान पर? जफर ने दूसरे राजाओं और ताल्लुकदारों को चिट्ठियां लिखी, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। क्या वो सफल रहा? सफलता सीमित रही, लेकिन इन चिट्ठियों ने विद्रोह को एक अखिल भारतीय स्वरूप देने की कोशिश जरूर की। और इससे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक राजनीतिक चुनौती थी। ये विद्रोह इतनी तेजी से फैला कैसे? क्या अलग अलग जगहों के सिपाहियों में कोई तालमेल था, कोई योजना थी?
हाँ, कुछ सबूत मिलते हैं कि छावनियों के बीच संवाद चल रहा था। एक रेजिमेंट के सिपाही दूसरी रेजिमेंट को अपने फैसलों की खबर भेज रहे थे, समर्थन मांग रहे थे। अच्छा, जैसे? जैसे 7वीं अवध घुड़सवार सेना ने जब कारतूस लेने से मना किया तो 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि उन्होंने धर्म के लिए काम किया है और 48वीं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दूत भेजे जा रहे थे। और विद्रोह का पैटर्न भी कई जगह एक जैसा था। हाँ, हथियार लूटना, अफसरों पर हमला, सरकारी इमारतें जलाना, दिल्ली की ओर बढ़ना, ये कई जगहों पर हुआ, जो किसी न किसी स्तर की योजना की तरफ इशारा करता है। और वो रोटियों और कमल के फूलों वाली रहस्यमयी कहानी, क्या ये वाकई संदेश फैलाने के तरीके थे? हाँ, ये पारंपरिक संचार के अद्भुत उदाहरण हैं। उत्तर भारत के गांवों में रात के अंधेरे में एक चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार को कुछ रोटियां देता था। चपातियां? हाँ, चपातियां। और कहता था, उत्तर से आई हैं, आगे बढ़ा दो। इसका ठीक मतलब क्या था, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, पर उस समय इसे आने वाली किसी बड़ी घटना का संकेत माना गया। और कमल के फूल? इसी तरह कुछ रेजिमेंटों में सिपाहियों के बीच कमल के फूल घुमाए जाने की भी खबरें हैं, और घूमते फिरते साधु, फकीर, मदारी भी खबरें और अफवाहें फैला रहे थे। ये तरीके अंग्रेजों की समझ से बाहर थे। और उस समय के अखबार, प्रिंटिंग प्रेस का क्या रोल था? हाँ, कई भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अखबार निकल रहे थे, जो दबे छुपे या खुलकर ब्रिटिश नीतियों की आलोचना कर रहे थे। लेकिन जब विद्रोह फैला तो अंग्रेजों ने जून 1857 में गैगिंग एक्ट लगाकर प्रेस की आजादी छीन ली। इसका उल्टा असर हुआ होगा। हाँ, विडंबना ये हुई कि इससे सरकार अफवाहों का खंडन नहीं कर पाई और विद्रोही प्रचार ज्यादा आसानी से फैला। चलिए, अब विद्रोह के कुछ मुख्य केंद्रों पर नजर डालते हैं। दिल्ली तो इसका दिल था, है ना? बिल्कुल। दिल्ली सांकेतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थी। मुगल राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। वहां नेतृत्व कौन कर रहा था? बरेली से आए बख्त खान ने वहां असल कमान संभाली और एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों प्रतिनिधि थे। लेकिन दिल्ली ज्यादा दिन उनके कब्जे में नहीं रही। नहीं, अंग्रेजों ने पूरी ताकत से दिल्ली पर हमला किया। महीनों की लड़ाई और घेराबंदी के बाद सितंबर 1857 में वो दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हुए। दिल्ली का पतन विद्रोहियों के लिए एक बड़ा झटका था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जबरदस्त टक्कर दी थी। यकीनन, अवध की बेगम हजरत महल एक असाधारण नेता थी। पति वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत मानने से इनकार कर दिया था। और विद्रोह शुरू होने पर उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया और खुद बागडोर संभाली। लखनऊ में उन्होंने महीनों तक अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया था। हाँ, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के धार्मिक सहिष्णुता के दावों की धज्जियां उड़ाईं। स्रोतों में उनका एक चित्र भी मिलता है, जिसमें वो पारंपरिक शाही अंदाज में नजर आती हैं, जो उनकी सत्ता और दृढ़ता को दिखाता है। लेकिन लखनऊ भी आखिरकार अंग्रेजों के हाथ चला गया। हाँ, मार्च 1858 में अंग्रेज लखनऊ पर कब्जा कर पाए। कानपुर में नाना साहब का क्या रोल था? नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उनके पिता की पेंशन देने से मना कर दिया था, जिससे वो बहुत नाराज थे। तो उन्होंने कानपुर में नेतृत्व संभाला? जी, कानपुर में विद्रोह पहुंचने पर उन्होंने नेतृत्व संभाला, खुद को पेशवा घोषित किया और दिल्ली के बादशाह के प्रति वफादारी जताई। कानपुर में सत्ती चौरा घाट और बीबी घर कांड की भी बात आती है। हाँ, कानपुर में अंग्रेजों की घेराबंदी और बाद में बीबी घर में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों का हत्याकांड हुआ, जिसने अंग्रेजों के मन में बदले की भावना को और भड़का दिया। और वो नाम जो शायद आज भी सबसे ज्यादा गूंजता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई तो वीरता का प्रतीक बन गई। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को वारिस मानने से इनकार कर झांसी को हड़प लिया, तब उन्होंने कहा था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। बिल्कुल। विद्रोह फैलने पर जून 1857 में सिपाहियों ने उन्हें झांसी का शासन सौंपा। उन्होंने बड़ी कुशलता से सेना संगठित की और फिर सर ह्यू रोज से उनकी लड़ाई हुई। हाँ, मार्च 1858 में जब सर ह्यू रोज ने झांसी को घेरा तो उन्होंने 2 हफ्ते तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। फिर वो बचकर निकल गई? जी, बचकर निकली और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया। वहीं अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हुई। एक मशहूर चित्र है उनका घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए। हाँ, युद्ध का नेतृत्व करते हुए, शायद पीठ पर बच्चा भी बंधा है। उन्हें हराने वाले अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने भी उनकी तारीफ करते हुए उन्हें विद्रोहियों में सबसे काबिल और बहादुर कहा था। लेकिन ये विद्रोह पूरे भारत में क्यों नहीं फैला? पंजाब, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत काफी हद तक शांत क्यों रहे? हाँ, ये विद्रोह मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। इसके कई कारण थे। जैसे? पंजाब में सिखों ने हाल ही में अंग्रेजों से युद्ध हारे थे
और वहां अंग्रेजी नियंत्रण मजबूत था। दक्षिण और पश्चिम भारत में पहले के विद्रोहों को बुरी तरह कुचल दिया गया था। और भारतीय राजाओं का साथ? हाँ, कई बड़े रजवाड़े जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और राजपुताना के राज्य अंग्रेजों के वफादार बने रहे या तटस्थ रहे। पटियाला, जींद, ग्वालियर, नेपाल ने तो अंग्रेजों की सीधी मदद भी की। तो मतलब उन इलाकों में शायद उस तरह का व्यापक असंतोष नहीं था। हाँ, शायद जैसा उत्तर भारत में था वैसा नहीं था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिर्फ राजे रजवाड़े ही नहीं कर रहे थे। धार्मिक नेताओं की क्या भूमिका थी? धार्मिक नेताओं की भूमिका बहुत अहम थी, खासकर मुस्लिम उलेमा की। मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम आता है। हाँ, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें डंका शाह कहते थे, वो घूम घूम कर जिहाद का नारा बुलंद कर रहे थे। फजल हक, खैराबादी जैसे विद्वानों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जारी किए। और उन्होंने प्रशासन में भी भूमिका निभाई। जी, दिल्ली, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर जैसी जगहों पर मौलवियों ने प्रशासन में भी भूमिका निभाई। और हिंदू धर्मगुरु, हिंदू पंडित और अन्य धार्मिक नेता भी सक्रिय थे, खासकर वो जिनका असर अंग्रेजी राज में कम हो गया था। इस विद्रोह के खास बात हिंदू मुस्लिम एकता बताई जाती है। बिल्कुल, चर्बी वाले कारतूसों ने दोनों को नाराज किया था। बहादुर शाह जफर, एक मुसलमान बादशाह, के झंडे तले हिंदू सिपाही और राजा भी लड़ रहे थे। कई जगहों पर गाय की कुर्बानी पर रोक लगाई गई ताकि हिंदुओं की भावनाएं आहत न हों। ये एकता अंग्रेजों के लिए बड़ी चिंता का सबब थी। महिलाओं की भूमिका पर थोड़ा और विस्तार से बताइए। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के अलावा आम महिलाओं का क्या योगदान था? इन दो महान नेताओं के अलावा हजारों, शायद लाखों गुमनाम महिलाओं ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। किस तरह से? उन्होंने न सिर्फ पर्दे के पीछे से मदद की, जैसे संदेश पहुंचाना, जासूसी करना, खाना, हथियार मुहैया कराना, घायलों की देखभाल करना, बल्कि कई जगहों पर वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी भी। बेगम हजरत महल ने तो महिलाओं को लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। जी हाँ, उनका योगदान उस समय के समाज को देखते हुए बहुत बड़ा था और इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए रास्ता बनाया। इतना व्यापक होने के बावजूद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कैसे कामयाब हुए? उनकी रणनीति क्या थी? अंग्रेज शुरू में हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और पूरी ताकत से पलटवार किया। लंदन से मदद आई। हाँ, हजारों अतिरिक्त सैनिक भारत भेजे गए। उनके पास बेहतर हथियार थे, खासकर आधुनिक तोपें। उनकी संचार व्यवस्था, मतलब टेलीग्राफ, बेहतर थी, जिससे वो तेजी से सूचनाएं और निर्देश भेज सकते थे। उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति थी पहले दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य केंद्रों पर दोबारा कब्जा करना और फिर आसपास के इलाकों में विद्रोह को कुचलना। कॉलिन कैम्पबेल, ह्यू रोज, हेनरी हैवलॉक जैसे अनुभवी जनरलों ने इन अभियानों का नेतृत्व किया। और भारतीय राजाओं का साथ भी मिला उन्हें? हाँ, जैसा हमने कहा, कई भारतीय राजाओं और जमींदारों ने उनका साथ दिया, जो बहुत निर्णायक साबित हुआ। और दमन का तरीका कैसा था? क्या सिर्फ लड़ाई हुई? नहीं, दमन बेहद क्रूर और बर्बर था। अंग्रेजों ने बदला लेने की भावना से काम किया। आम लोगों पर भी अत्याचार हुए? हाँ, बहुत। गांव के गांव जला दिए गए, विद्रोहियों को सरेआम फांसी दी गई, कईयों को तो तोपों से उड़ा दिया गया। ये आतंक फैलाने का एक तरीका था। दिल्ली में बादशाह के बेटों को भी? हाँ, राजकुमारों को लेफ्टिनेंट हडसन ने सरेआम गोली मार दी। ये क्रूरता विद्रोह के दौरान हुई हिंसा से कहीं ज्यादा थी। इसका मकसद था भविष्य में किसी भी बगावत के ख्याल को ही खत्म कर देना। और फूट डालो और राज करो की नीति और मजबूत हुई। बिल्कुल। तो इस पूरी उथल-पुथल का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? क्या बदला इसके बाद? सबसे बड़ा और सीधा नतीजा था भारत सरकार अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। और यही एंड में इंग्लैंड में भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था, और उसकी मदद के लिए एक इंडिया काउंसिल बनी। और भारत में गवर्नर जनरल का पद? गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। और महारानी विक्टोरिया की वो घोषणा जिसमें कई वादे किए गए थे। हाँ, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा पढ़ी। क्या वादे थे उसमें? इसमें भारतीय राजाओं के अधिकार और सम्मान बनाए रखने का वादा किया गया। हड़प नीति खत्म कर दी गई, धार्मिक मामलों में दखल न देने का आश्वासन दिया गया और सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव के भर्ती का वादा किया गया। लेकिन क्या ये वादे निभाए गए? काफी हद तक दिखावटी साबित हुए। इनका असली मकसद भारतीय शासकों और शिक्षित वर्ग को शांत करना था।
यहाँ हम उस ग्राफिक को याद कर सकते हैं जो विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य कारणों को दिखाता है। इन्हीं कारणों के दबाव में अंग्रेजों को ये प्रशासनिक बदलाव करने पड़े और रियायतें देने का नाटक करना पड़ा। नीतियों में और क्या बदलाव हुए, खासकर सेना में? सेना का पुनर्गठन बड़े पैमाने पर हुआ। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और ब्रिटिश सैनिकों की बढ़ाई गई। तोपखाना वगैरह? हाँ, तोपखाने जैसी महत्वपूर्ण यूनिटें पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रखी गईं। सबसे बड़ा बदलाव था सेना को फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर बांटना। वो कैसे? सैनिकों की भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी ताकि उनमें एकता न पनप सके। मार्शल रेस या लड़ाकू कौमों का सिद्धांत गढ़ा गया और भर्ती में उन समुदायों जैसे सिख, गोरखा, पठान को प्राथमिकता दी गई जो विद्रोह में वफादार रहे थे। और प्रशासन? प्रशासन और ज्यादा केंद्रीकृत हो गया। सारी शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रही। नौकरियों में बराबरी का वादा कागजी रहा। ऊंचे पद भारतीयों के लिए बंदी रहे। तो आखिर ये विद्रोह असफल क्यों हुआ? क्या कमियां रह गई? कई बड़ी कमियां थीं। सबसे पहली, एक मजबूत एकीकृत नेतृत्व की कमी। मतलब अलग अलग नेता थे पर एक साथ नहीं? हाँ, बहादुर शाह जफर बूढ़े थे और अनिच्छुक नेता। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल सब अपने अपने इलाकों में बहादुरी से लड़े, लेकिन उनमें आपसी तालमेल और एक साझा रणनीति का अभाव था। दूसरी बड़ी कमी? एक स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य और भविष्य के कार्यक्रम का ना होना। विद्रोह का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना था, लेकिन उनके जाने के बाद क्या होगा इसका कोई खाका नहीं था। और विद्रोह का पूरे देश में ना फैलना, ये भी एक कारण रहा? हाँ, ये भी एक बड़ी वजह थी। विद्रोह का असर मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा। दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत का बड़ा हिस्सा शांत रहा या अंग्रेजों का समर्थक रहा। और पढ़े लिखे वर्ग का साथ ना मिलना? जी, शिक्षित मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा विद्रोह से अलग रहा। वो अंग्रेजी राज को प्रगति और आधुनिकता लाने वाला मानते थे और विद्रोह को पिछड़ा हुआ समझते थे। सैन्य ताकत का अंतर भी तो था। बिल्कुल, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, बेहतर संगठन, बेहतर संचार और ज्यादा संसाधन थे। उनके सेनापति ज्यादा अनुभवी थे। विद्रोही भले ही ज्यादा बहादुर थे, लेकिन उनके पास आधुनिक युद्ध की तकनीक और रणनीति की कमी थी। तो कुल मिलाकर इस विद्रोह का क्या मतलब निकालें? इसका दूरगामी असर क्या रहा? विद्रोह भी असफल रहा, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। इसने कंपनी राज का अंत कर दिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, जो ज्यादा संगठित और कह सकते हैं दमनकारी था। अंग्रेज और ज्यादा सतर्क हो गए? हाँ, अब भारतीय समाज को ज्यादा शक की नजर से देखने लगे। आर्थिक शोषण और बढ़ा, नस्लीय भेदभाव और गहरा हो गया। लेकिन क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी था? भारतीय समाज पर इसका क्या असर हुआ? हाँ, निश्चित रूप से इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का काम किया। 1857 के नायक और नायिकाएं रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता और बलिदान के प्रतीक बन गए। और हिंदू मुस्लिम एकता? विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक शानदार उदाहरण पेश किया, जिसे बाद के राष्ट्रवादी नेताओं ने याद किया। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में इस एकता को तोड़ने की पूरी कोशिश की। महिलाओं की भागीदारी भी अहम रही। हाँ, उनकी भागीदारी ने भविष्य के आंदोलनों में उनकी भूमिका की नींव रखी। एक नकारात्मक असर ये हुआ कि अंग्रेज मुसलमानों को शक की नज़र से देखने लगे। उन्हें विद्रोह के लिए ज्यादा जिम्मेदार माना जाने लगा, जिसका असर लंबे समय तक रहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहीं से भारत के संगठित स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई? क्या इसने राष्ट्रवाद के बीज बोए? हाँ, काफी हद तक। भले ही ये विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में नाकाम रहा, इसने दिखा दिया कि भारतीय एकजुट होकर लड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसने उन आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को उजागर किया जो बाद के राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार बनी। धन की निकासी का सिद्धांत राष्ट्रवादियों का एक प्रमुख हथियार बना। और वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। जी हाँ, उन्होंने इसके महत्व को स्थापित किया। ये वो घटना थी जिसने शासक और शासित के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे पाटना नामुमकिन था। तो निष्कर्ष यही है कि 1857 सिर्फ एक घटना नहीं, एक मील का पत्थर था। सैन्य विफलता के बावजूद इसने ब्रिटिश राज के चरित्र को बदला और भारतीय प्रतिरोध की एक नई गाथा शुरू की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इसी विद्रोह ने उस मनोवैज्ञानिक दूरी को जन्म दिया जिसने आखिरकार 90 साल बाद भारत की आजादी का रास्ता तैयार किया? तो ये थी 1857 के महासंग्राम पर हमारी आज की गहरी पड़ताल। उम्मीद है इस जटिल और महत्वपूर्ण घटना को समझने में आपको मदद मिली होगी और कुछ नए पहलू जानने को मिले होंगे।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और जानकारी भरी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।